ओके बच्चों, हम लोग इकोनॉमिक्स को आज स्टार्ट करना है। इकोनॉमिक्स की दो बुक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारे कोर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक हमारे कोर्स में स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स दो बुक्स हमारे कोर्स में है। पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है, क्या रीजन है इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे बेटा। तो देखिए, बहुत सिंपल सा रीजन है। हमारी वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेस होते हैं हमारी इकोनॉमी में वो लिमिटेड होते हैं। आई मीन टू से, मैं चाहता हूं कि मेरी लाइक इच्छा है कि एक ऐसी कार होनी चाहिए जो हवा में उड़नी चाहिए। अभी मेरी इच्छा है, नहीं मेरी डिजायर है, ठीक है। लेकिन हमारी इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। उन रिसोर्सेस को सब चीजें, उन रिसोर्सेस से सारी की सारी चीजें बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि जो भी ह्यूमन की वांट्स हैं वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, हम उन अवेलेबल रिसोर्सेस को किस तरीके से खर्च करें जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिले, ठीक है जी। तो मैं आपको एक बार इसकी लाइन लिखवा देता हूं कि इकोनॉमिक्स है क्या। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स involve the management of management of economies, management of economies resources। एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इकोनॉमी के रिसोर्स को मैनेज करना यानी उन्हें किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, ये हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं, ठीक है। साथ ही इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या सीखते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स अगर मैं मेरे लेवल पे बात करूं कि मेरे लिए इकोनॉमिक्स क्या काम की है, तो देखो इकोनॉमिक्स मुझे हेल्प करेगी ये समझने में कि मुझे कितनी अर्निंग करनी है, मुझे कितना काम करना है, मुझे जो अर्निंग की उसमें से कितना सेव करना है और सेविंग को कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और जो पैसा मैंने अर्न किया उसमें से जो मैं कंजम्पशन पे पैसा खर्च करूंगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज में कंज्यूम करूंगा, कितनी कितनी मात्रा में पैसा खर्च करूं मैं, ताकि मुझे जो है सेटिस्फिकेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले। आपको ये बात तो समझ आ गई कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज बोले तो मनी है ना। अगर मैं इकोनॉमी के लेवल पे बात करूं तो नेचुरल रिसोर्सेज भी है, मैनमेड रिसोर्सेज भी है, ठीक है। तो रिसोर्सेज कुल मिलाकर के हमारे पास लिमिटेड होते हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को मुझे किस तरीके से खर्च करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फिकेशन मिले, ये समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। समझ आ गई इकोनॉमिक्स हमें क्या पढ़ा, ये क्या बताती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए जी, इकोनॉमिक्स हमारी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक तरीके से आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाए ये भी सिखाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक्स कहां से आया है, तो मैं बताता हूं। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज है। द टर्म इकोनॉमी, द टर्म इकोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमस। आप जरा ओइकोनोमस का मतलब समझना, OIKONOMOUS, ओइकोनोमस, which means one who manage a household। देखिए जी, आपको इसका मीनिंग समझना, इकोनॉमी जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक ओइकोनोमस, जिसका मतलब होता है एक वो व्यक्ति या एक वो इंसान जो एक हाउस होल्ड को मैनेज करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारी फैमिली को मैनेज करने वाले हमारे घर के जो भी बड़े होते हैं वो होते हैं, ठीक है जी। वो लोग हमारी मतलब हमें कितना पैसा अर्न करना है, मतलब हमारे डैड वो कुछ पैसे कमाते हैं, उस पैसे को इस तरीके से हम खर्च करते हैं जिससे कि हम लोगों का लाइवलीहुड चल जाए, ठीक है।
तो ये इकोनॉमी भी इसी तरीके से डील करती है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि इकोनॉमी में मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन अचीव किया जा सके। ठीक है जी, तो ये इकोनॉमिक्स होता है। एक बार एसेस लेने इसका। अब हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स के कितने सब्जेक्ट मैटर हैं। ले लिया होगा एसेस, देखिएगा बच्चा। अब मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो किस लेवल पे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी मैंने ना इकोनॉमिक्स वर्ड आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। अभी इकोनॉमी क्या होती है वो भी समझाऊंगा, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमी, मैटर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम दो लेवल पे पढ़ते हैं बेटा, एक माइक्रो इकोनॉमी जिसे कहते हैं, और एक होता है मैक्रो। ठीक है, दोनों ही चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमी डील करती है इंडिविजुअल, या कोई फर्म है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है या इंडिविजुअल फर्म है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी अगर हम लोग ऐसी स्टडी कर रहे हैं जहां पे हम किसी इंडिविजुअल यूनिट की या इंडिविजुअल फर्म की स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है लार्ज स्केल पे। मैक्रो वर्ड जो है इसका मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब स्मॉल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे पूरे नेशन की इकोनॉमी की, है ना, जहां पे हम लोग बात करेंगे हमारी पूरी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है। ठीक है, वहां हम लोग टोटल फॉर्म्स, टोटल हाउस होल्ड, जितने भी हाउस होल्ड हैं, उन सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं। ठीक है जी, तो पहले एक एक हम लोग करके समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और कैसे इसका मीनिंग वगैरह क्या है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, ये जो माइक्रो वर्ड है, माइक्रो, इसे हमने डिराइव किया है अगेन ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, क्या नाम है उसका, मैक्रोस। ग्रीक लैंग्वेज है जिसका वर्ड है मैक्रोस। मैक्रोस मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल, वहां से डिराइव किया है। तो कुल मिलाकर के माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इट डील्स विथ इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर related to a household or a firm, एक फर्म या एक हाउसहोल्ड के इकोनॉमिक बिहेवियर को हम कहां पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी, स्मॉल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डिमांड फॉर सॉल्ट, डिमांड फॉर सॉल्ट बाय ऑल द हाउसहोल्ड्स, या स्टडी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं किसी एक, ये देखो कॉटन इंडस्ट्री, ये एक फर्म नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूं जितनी भी फर्म्स हैं, टोटल फर्म्स, जो चाहे कॉटन इंडस्ट्री हो, चाहे जूट इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोडक्शन करे, अगर मैं सभी फर्म्स की साथ में स्टडी करूंगा तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करूंगा जो कि एक नेचर का काम करती है, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, तो स्टडी ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज या स्टडी ऑफ ऑल द हाउस होल्ड। अब स्टडी ऑफ ऑल द हाउस होल्ड में हमने एक स्टडी ले ली कि सॉल्ट की डिमांड कितनी होती है टोटल हाउस होल्ड जो है उनके द्वारा। तो ये एक कमोडिटी की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर है। ठीक है जी, तो आप एक बार फटाफट से इसे एसेस ले लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ गया है ना, हमें पढ़ना यही है। हमारे कोर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक ही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 12th क्लास में है, तो 12th क्लास में भी हम लोग जब आएंगे तो मैक्रो को डील करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी 2 years अगो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। पहले इकोनॉमिक्स में आपकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट था वो पूरा 12th में था, और 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इको था।
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। तो वो बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 11th क्लास से 12th क्लास में ला दिया और 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स को 11th क्लास में लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 11th क्लास में जनरली बच्चे जो है वो ध्यान नहीं देते थे इंडियन इकोनॉमिक्स पे, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है उसे एनालाइज करते हुए पढ़ाई करते हैं। तो उस पे पहले बच्चे ध्यान नहीं देते थे, वो पूरा थियोरेटिकल बुक था, तो उसे 12th बोर्ड में डाल दिया ताकि बच्चा अच्छे से पढ़े। आ रही बात समझ में? तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी, अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है भाई, सबसे इजी, बड़ा मजा आएगा। केवल 2 दिन की थ्योरी क्लास ले लो, थोड़ा सा मुझे पता है 2 दिन की थ्योरी क्लास में आप लोग थोड़ा सा बोर होंगे, बट थर्ड डे से डेफिनेटली जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा ना, इसके ग्राफ्स स्टार्ट होंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, है ना। तो आपको वो सारी टर्म्स क्लियर होगी। एक बार इसे फटाफट से आप लोग अगर लिख लेंगे तो मैं सेकंड जो इसका पार्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, उसे बात करूंगा मैक्रो। अब जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, देखिए मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स भी, जैसे पहले इसका मीनिंग बताऊं तो मैक्रो वर्ड भी ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है, अच्छा माय मिस्टेक, एक बार छोटा सा आप चेंज करना, जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था, यहाँ पे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा था, तो माइक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड के माइक्रोस वर्ड से आया है, MIKROS। यहाँ पे माइक्रोस करना, माइक्रोस, दिस इज द मिस्टेक, एक बार फिर से ऐसे ले लो, माइक्रोस वर्ड से आया है, ठीक है। अब जो मैं सेकंड वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको, सेकंड जो स्टडी मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, वहां से आया है, MACROS, ये है मैक्रोस। ये मैक्रो इकोनॉमी के लिए यूज होता था, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो जब आप स्टडी करते हो इकोनॉमिक बिहेवियर की लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल का मतलब पूरी इकोनॉमी की, तो उसे हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। में इसकी लाइन को हटाऊंगा, ठीक है। इट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल। इसको जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, इट डील्स विद इकोनॉमिक्स एज अ होल। एज अ होल का मतलब क्या है? आप इसमें जो स्टडी करते हैं वो पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं आपको, तो यहां पे हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड बाय, एग्रीगेट डिमांड बाय ऑल हाउसहोल्ड्स। समझो, यहां पे वर्ड मैंने नोट किया एग्रीगेट डिमांड को। एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड। समझो मेरी बात को, अगर मैं कहूं कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उन सबकी एग्रीगेट डिमांड, उन सबकी टोटल डिमांड की अगर मुझे स्टडी करनी है, किसी एक फर्म की नहीं है, अगर मैं कहूं इस ये मार्कर जो है वो ओवरऑल कितने मार्केट में पूरी हमारी इकोनॉमी में यूटिलाइज होते हैं, तो वो हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। केवल मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं सभी प्रोडक्ट्स की और सारे के सारे हाउस होल्ड्स की, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड बाय ऑल हाउस होल्ड, ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई बाय ऑल सप्लायर्स, है ना, जितने भी सप्लायर्स हैं वो कुल मिलाकर के कितना गुड्स सप्लाई करेंगे या सप्लाई कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर है। अच्छा, इसी के साथ नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं, हमारे नेशन की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम या नेशनल वेल्थ की अगर मैं बात करूंगा, तो बेटा वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर है, ठीक है जी। यहां पे हम लोग और बात करते हैं, जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट, हमारी इकोनॉमी में, हमारे पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट। हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की, ठीक है, कि यहाँ पे किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो क्या है, एटसेट्रा। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम डील करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक बार इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। ये है माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। अब बात आती है सर दोनों के डिफरेंस की। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आता है, और आप देखोगे लास्ट 4-5 ईयर्स के अगर पेपर को आप एनालाइज करोगे, फाइनल बोर्ड के पेपर को भी, मतलब जब पहले ये 11th 12th क्लास में हुआ करता था चैप्टर, तो सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछा जाता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, ठीक है। और अब जब से 11th क्लास में आ गया
तो टीचर्स भी इस चैप्टर में से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस ही पढ़ा रहा हूं अब इसके बाद। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमें इसकी एक इसका जो है वो क्या बनाना पड़ता है। देखिए, इस तरीके से मैं कॉलम्स बना करके इनमें डिफरेंस बताऊंगा आपको। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ये वाला जो टॉपिक है, देखो वैसे तो रट्टा मार टॉपिक है, हमें थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये एज इट इज पूछा जाता है, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस बता दोगे। तो बहुत सिंपल सा है, जब अब आप 11th क्लास में आ गए, जब भी कभी आप डिफरेंस लिखेंगे तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहले आप यहाँ पे लिखोगे बेसिस, आप किस बेसिस पे बात करोगे, फिर आप लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इधर हम लोग लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है वो यूनिट ऑफ स्टडी, मतलब हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां किस यूनिट की स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां हम किस यूनिट की स्टडी करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा मैं बताता हूं, यहां पे हम लोग इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, बेटा इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट मतलब कोई एक हाउस होल्ड, स्टडी ऑफ, यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, चलो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट लिख ही दिया हो तो मैंने, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। जब मैं बात करता हूं किसी एक फर्म की डिमांड और सप्लाई की, है ना, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ फर्म, तो वो बात होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो ये है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, और वहां पे जो स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, तो यहां पर जो स्टडी होती है वो कंप्लीट इकोनॉमी की स्टडी होती है। ठीक है, यानी कि यहां पे जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई की। जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं तो बेटा डिमांड कौन करेगा, चाहे फर्म्स चाहे हाउस होल्ड, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड करें, टोटल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड हो रही है वो एग्रीगेट डिमांड, और टोटल जो प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है वो हो गई एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी है, और जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की, तो वो बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है जी, ये तो फर्स्ट बेसिस हुआ इसका डिफरेंस का। सेकंड पॉइंट, फोकस ऑफ स्टडी। देखो बच्चा, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस किस पॉइंट पे होता है, किस पॉइंट की स्टडी करने पे होता है। तो यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस होता है वो होता है प्राइस डिटर्मिनेशन पे, मतलब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे फिक्स करें, है ना, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी हम हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको कैसे अलोकेट करें। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक फर्म हूं, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं कोई गुड्स बनाता हूं, सपोज ये मार्कर ही बनाता हूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं इस मार्कर का प्राइस क्या रखूं, अगर मुझे इसकी पढ़ाई करनी है, मुझे ये समझना है कि इसकी प्राइस क्या रखूं, या मुझे इसको बनाने के लिए रिसोर्सेस को किस प्रपोर्शन में, किस तरीके से अलोकेट करना है, अगर ये स्टडी करनी है तो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। आ गई बात समझ में। और यहां पर जो है, यहां पे बात होती है लेवल ऑफ नेशनल इनकम की, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट, या नेशनल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। इसका जो मेन फोकस होता है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमारे नेशन का इनकम क्या है, हमारे पूरे नेशन में जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी रेट क्या है, वो जानने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है।
ठीक है, तो एक बार फटाफट से एसेस ले ले बच्चों, और भी 3-4 पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, ले लिया होगा। किसी बच्चे को यहां तक अगर डाउट हो तो पहले पूछ लो बेटा, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। और भी पॉइंट्स है जिसको हम लोग इसी के साथ पढ़ेंगे। 4-5 पॉइंट्स है, इसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखना बेटा ना, क्योंकि ये कंफर्म आपका एक क्वेश्चन है। ये मैं आपको, आपका यूनिट टेस्ट होंगे तो यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली होंगे तो हाफ ईयरली, और नहीं तो फाइनल एग्जाम का तो ये जरूर क्वेश्चन। थर्ड इसका जो बेसिक है वो है इंस्ट्रूमेंट। जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन इंस्ट्रूमेंट केवल डिमांड और सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई मतलब आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो आप इंडिविजुअल मार्केट डिमांड, मतलब किसी एक फर्म के प्रोडक्ट की मार्केट की डिमांड क्या है वो बात करोगे आप। ठीक है, या उसकी मार्केट में सप्लाई है। जैसे ये मार्कर्स हैं, मैं आपको मार्कर्स का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मेरे हाथ में मार्कर है, आप कुछ भी ले सकते हो। मेरे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे है, लेकिन जैसी बॉटल है, ये बॉटल है, इस बॉटल का जो भी डिमांड है, इस बॉटल, ये बॉटल मतलब एक बॉटल नहीं, जितनी भी फर्म्स बॉटल बना रही, ये बॉटल्स का जो डिमांड होगा वो इंडिविजुअल फर्म की डिमांड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई बोल दीजिए। और इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेन इंस्ट्रूमेंट है, जिनके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे। फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें अगर मैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करूं तो वो पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन हो रहा है। अगर मैं प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की बात करूं तो वो पॉइंट जहां पर प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, यानी वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम है। आ रही बात समझ में? तो इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? यहाँ पे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या होगा? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब पॉइंट एट विच प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, जहां पे कंज्यूमर का प्रोडक्शन जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की, हम बात करते हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की। मैं कॉमा लगा लगा के लिख दूं, और अ कंज्यूमर, यानी मैंने क्या किया, ये इक्विलिब्रियम ऑफ तो कॉमन लिया है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्रोड्यूसर कॉमा और अ कंज्यूमर, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? एक मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन पॉइंट, जहां पे जो कंज्यूमर है उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिल रहा है? सेटिस्फिकेशन मिल रहा है। आ रही बात समझ में? और अगर मैं बात करूं तो किसी इंडस्ट्री की, और एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का मैक्सिमम मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट किसे हम लोग कहेंगे? जहां पे उस इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। सेम फॉर्म और इंडस्ट्रीज की बात एक ही है। मैं छोटा सा एक चीज आपको और डिफाइन कर दूं, एक प्रोड्यूसर की अगर जब मैं बात करता हूं तो एक इंडिविजुअल फॉर्म की बात करता हूं, और यहां पर इंडस्ट्री की बात करता हूं तो फॉर्म्स का जो ग्रुप होता है ना, जैसे मैंने बताया कि ये मार्कर सेलो का है, सेलो कंपनी जो है वो प्रोड्यूसर है इसकी। ठीक है, जब मैं बात करता हूं ऐसे 10 अलग अलग कंपनीज के मार्कर आते हैं, कैमलिन का भी आता है, और भी 2-4 तरीके के मार्कर्स आते हैं। तो बेटा वो जो मार्कर्स के टोटल जितनी भी 10 फॉर्म्स है उनका जो कलेक्टिव नेम है उसे हम लोग फॉर्म या इंडस्ट्री कहते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म में। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर का वो पॉइंट जहां पे प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर, यानी वो पॉइंट कंज्यूमर के लिए जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिल रहा है। और इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री का वो पॉइंट जहां पे इंडस्ट्री का प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम की बात करते हैं।
वहां पे तो हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म के हिसाब से या हाउस होल्ड के हिसाब से सोचते हैं या पूरी इकोनॉमी के लिए बात करते हैं। यहाँ लिखा मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि हमारी इकोनॉमी की जो इनकम है जिसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, हमारे पूरे नेशन की जो नेशनल इनकम है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, वो स्टडी हम यहाँ करेंगे, है ना। इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, है ना, तीन चीजें हैं इसमें। किसकी इनकम? पूरे नेशन की इनकम, इकोनॉमी की इनकम, इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो किस लेवल ऑफ पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। एक बार ये भी एसएस ले लीजिए भाई। समझ आ रहा है बच्चों? डिफरेंस समझ आ रहा है? देखो इसमें 6-7 पॉइंट्स पॉसिबल है, आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं इसका हटा देता हूँ, एसएस ले लिया होगा। ये जो इक्विलिब्रियम वर्ड्स है ना, ये जितने भी मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पूरा चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डिमांड और सप्लाई इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर है। ठीक है, जो मैं प्रोड्यूसर के मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जहां पे प्रोड्यूसर्स का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, ये भी पूरा एक चैप्टर है। मैं फर्म की बात कर रहा हूँ, उसका भी पूरा चैप्टर है। समझो, ये जितने भी मैं आपके सामने टॉपिक ला रहा हूं ना, ये सब हमें माइक्रो वाले तो पढ़ने हैं इस साल, मैक्रो वाले नेक्स्ट ईयर पढ़ने हैं। ठीक है, बात होती है मेथड ऑफ स्टडी की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो हम कौन सा मेथड ऑफ स्टडी यूज करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्योंकि पार्शियल का मतलब आप समझते हैं, मतलब हम यहाँ पे जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ेंगे वो किसी एक इंडिविजुअल फॉर्म की या किसी हाउस होल्ड की पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और इसे हम लोग बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पे जो भी हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस। अब आप सोचो, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए माइक्रो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्रो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां लिखता हूं माइक्रो तो कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट। फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि जब आप इकोनॉमी की पूरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप बात ही किसी इंडिविजुअल यूनिट की कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ये कम इंपॉर्टेंट होगा और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं? पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करेंगे, अब आपको ये सारी चीजें जो है ना थोड़ी थोड़ी सी कम समझ आ रही होगी कि सर ये आप सब चीजें बता तो रहे हो लेकिन हमें तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक बेटा आप लोगों ने चैप्टर पढ़े नहीं है। बट करें क्या, फर्स्ट डे पे हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टच करना होता है ना। ये चीजें आपको और जल्दी से क्लियर हो जाएगी। जैसे ही आप 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे ना इसके, तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, है ना। मेरा एक बार काम है मैं आपको माइक्रो और मैक्रो का एक बेसिक डिफरेंस बता दूं, बिकॉज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। एक लास्ट इसके और ऑल्टरनेट नेम क्या है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ऑल्टरनेट नेम, ऑल्टरनेट नेम मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये एक्चुअली आपके अभी जो एग्जाम होंगे वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन एग्जाम्स में आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बने हुए हैं, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आया, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप कहोगे प्राइस थ्योरी। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच इकोनॉमिक्स यू स्टडी द प्राइस थ्योरी। आप प्राइस थ्योरी किस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका नाम है इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे हम नेशनल इनकम और नेशन के एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इसीलिए इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से कहते हैं हम लोग। इसका भी एसएस ले लो। ये बेटा खत्म होता है हमारा डिफरेंस वाला टॉपिक भी। ठीक है जी, एसएस ले लीजिए।
तो बेटा आज की क्लास में जो अभी हमने देखा वो बहुत बेसिक सा, पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है वो समझा, फिर इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया, जो ग्रीक वर्ड है और इकोनॉमिक्स जिसका मतलब होता है वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड, है ना, हमने वो समझा। फिर सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किए कि सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से, एक माइक्रो एक मैक्रो, ठीक है, माइक्रो में क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में क्या पढ़ते हैं, ये समझा। फिर हमने डिफरेंस देखा। आज के टॉपिक में से अगर आप मुझसे पूछो कि सर हमें क्या बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो बेटा मैं आपके लिए कहूंगा कि ये टेबल, ये जो मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस वाली टेबल बनाई, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी।